ये झंडू के बम गो लाइव किया। ओके, जल्दी से अभी एक बार गुड इवनिंग बोलेंगे सभी लोग। मज़ा नहीं आती। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? अभ्यास व्यवस्थित चालू है क्या? ये काय चालू है? अच्छा सुनो, एक छोटा सा अपडेट देना था आपको। मेरा एक्चुअली जो बच्चे इधर बैठे हैं उनको आइडिया है कि मेरा लेक्चर फाउंडेशन का ख़त्म होता है 7:30 को, और 7:30 को ख़त्म होने के बाद में मुझे थोड़ी सी भूख लगती है, क्योंकि आई स्टार्ट इन दी मॉर्निंग 11-11:30, फिर लंच होने के बाद में अभी मेरे को भूख लगती है, तो मैं कुछ खाने के लिए जाऊँगा, खाकर तुरंत भागते ही आऊँगा मैं, और कुछ करूँगा नहीं। सो आई विल बी ईयर बाय आई थिंक 7:40 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट होएगा, चिड़चिड़ मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए मेरे को ये रहना पड़ेगा। आई नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि आपका टाइम पूरा अच्छे से यूटिलाइज हो। ठीक है, सो आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना रहेगा तो आज कर लेंगे, है ना बॉयज़ एंड गर्ल्स। अभी आज अपने को क्या करने का है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के। आशा करता हूँ कि आप रेडी हो। ठीक है, आज मैंने आपसे जो चीज़ मंगाई थी वो चीज़ मंगाई थी आपसे कंपनी फाइनल अकाउंट की मेरी टेक्स्ट बुक या फिर मॉड्यूल। नहीं रे, ये नहीं, दूसरी यूनिट 3। हाँ, तो उसको नीचे क्यों भगाया? येड़ा कुछ भी करता है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस लिख कर ले लीजिए जो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्लास वर्क, हाँ नहीं अभी कुछ नहीं, वो नहीं, उनके पास है मेरी टेक्स्ट बुक या फिर मॉड्यूल्स है, तो वो टेंशन मत लो। रिवीजन बैच को उस तरीके से शेड्यूल किया कि कोई भी कब भी देखेगा तो उसको देखते आना उन्हें। क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 7 and 12, दिस बोथ क्वेश्चंस आर सिमिलर, सेम टाइप, दिस इज कैन बी आस्क फॉर 20 मार्क्स। तो मैंने क्या किया है कि आपको तैयारी जो कराने की है वो हर एक मार्क के क्वेश्चन के एंगल से कराने की है। सो 7 और 12 ये 20 मार्क्स क्या है। देन वी हैव गॉट एक सेकेंड बाबू, क्वेश्चन नंबर MCMR 3 में आई विल बी टेकिंग अप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। Then we have got something called as question number 6. This can be asked for around 15 marks. Question number, अच्छा ये 5 मार्क का है बेटा, 3, 6 and 7 is again for 5 marks each, 15 marks each. एक क्वेश्चन यहाँ पर MCMR 13 करेंगे। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क विच वी आर गोना सी। MCMR 13, क्वेश्चन नंबर MCMR 14 is for 10 marks. एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे हम। दिस इज MCMR 20, दिस वॉज आस्क्ड इन जुलाई 21। MCMR 26 you are going to try it. This is RTP May 22.
33 MCMR 33 is question which is asked in May 22 एग्जाम्स। और उसके बाद में अगर समय मिला तो विल बी ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ November 22 एग्जाम्स। ओके, इनफैक्ट रादर यू विल बी सॉल्विंग इट। उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता। इज दैट ओके? आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम एसपीसी, नॉट नथिंग टू वरी सर, नथिंग टू वरी। आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू कि आपने क्या करना कि इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने अभी मेरे क्लास वर्क में बताया, ये उन बच्चों को बताया कि जो मेरे क्लास वर्क को रेफर करेंगे या मेरे एमसीएमआर को रेफर करेंगे। अगर मान लो आप पहले नहीं पढ़े हो मुझसे, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने क्या करना, यू शुड ओपन अप योर मॉड्यूल, आईसीआई का दिया हुआ मॉड्यूल, उस मॉड्यूल से आप करोगे तो चीज़ हो जाएगी आपकी। इज दैट ओके? सारे क्वेश्चन जो कुछ भी है वो आईसीआई मटेरियल के होंगे या तो आरटीपी के होंगे, मॉक पेपर के होंगे, कहीं ना कहीं से, और उसका हर जगह पे मैं रेफरेंस देते रहूँगा। जब मैं ओपन करूँगा अभी नोट्स तो आपको पता चलेगा। सो बेटा जी, पहला क्वेश्चन जो हमको देखना चाहिए वो चलना चाहिए एमसीएमआर 14, और मैं उसके लिए समय दूंगा थोड़ा सा तुमको कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये सारी चीज़ें आपको बताते रहूँगा। ठीक है? सो प्लीज कम डाउन टू MCMR 14। MCMR 14, दिस इज ICI का क्वेश्चन नंबर 6, ICI मटेरियल के अंदर क्वेश्चन नंबर 6। सो रसगुल्लो, आई एम देयर ऑन पेज नंबर 68 नाउ। जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, ओके, हियर वी गो। मिला क्वेश्चन नंबर 6 क्या यही है क्या? SR लिमिटेड प्रोवाइड्स। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे डील करने वाले। आपको हेडिंग में मिल जाएगा कि ICI का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको हर बार ये ICI का मटेरियल आपके साथ में रखना जरूरी है। नाउ सर जी, कोई MCMR शेयर नहीं होगा, क्लियर कट बता रहा हूँ। बुक मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई, ऐसा नहीं शेयर हो पाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ICI का मटेरियल निकालिए, वहाँ से हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बात कर रहा हूँ सर, प्लीज़। और बता चुका हूँ सर, अभी आप उसके बाद में नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक योर कॉल, आई हैव गॉट नो इश्यूज। सॉरी यार, बहुत ऑनलाइन में बहुत जलील करते हैं। ये इधर बैठे हुए बच्चे ना, इनमें किसी में ताकत नहीं है मेरे को कुछ बोलते। मतलब मेरी खास बात है, मेरे सामने जो बैठ गया उसमें ताकत नहीं है मेरे साथ कुछ बात कर ले इधर उधर, और है तो इधर सामने आके बात करने का, फिर मैं बात करता। उधर बैठे बैठे कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं। ऑन 31 मार्च 2021 SR लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस। ये फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस जो है ना, ये टीबी से आता है ना। सो ये लेजर बैलेंसेस माने टीबी का बैलेंस दिया हुआ। टीबी का कोई भी आइटम होगा उसका कितना इफेक्ट होता है? सिंगल इफेक्ट। आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सो बेटा जी, हाईलाइट द वर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। वैसे अगर आप फील करोगे तो P&L अकाउंट इटसेल्फ इज एन अकाउंट। सो P&L का बैलेंस ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, मतलब आपसे क्या अपेक्षा होगी? बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L का मीनिंग समझ में आया कि P&L उन्होंने ऑलरेडी बना दिया। सो बेटा जी, P&L अगर बन चुका है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार ढूंढो इसमें कोई भी ट्रेडिंग P&L अकाउंट का आइटम पेंडिंग है क्या? जैसे सैलरीज है क्या, वेजेस है क्या, डेप्रिसिएशन है क्या, अमोर्टाइजेशन है क्या, फिनेंस कॉस्ट है क्या, बोरिंग कॉस्ट है क्या? चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, है क्या? नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या? P&L अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी हमको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार याद कर लेते हैं, पूरी क्लास एक बार रिवाइज करेगी और सीधे बैठ जाना, लाइक सीधे बैठ जाओ। हाँ, जल्दी से एक बार रिवाइज कर। प्यारी सी स्माइल एकदम चेहरे पर है ना, ढोगले कितना मस्त लगता है। जल्दी से मुझे बताओ, पहला क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर पहला वाला शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर अभी आवाज थोड़ी सी ऐसे फुसफुस हो रही है, समझ में आया तुमको? तंबाकू खा गया वैसे बात मत करो, जल्दी से बोलो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटी। ढोकले आना चाहिए, माकड़। करंट लायबिलिटी का बताओ? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी। असेट साइड में पीपीई, फिर इंटेंजिबल असेट्स, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ये तो मैंने बोल दिया। आगे के 4 आइटम बताओ नॉन करंट के। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डीटीए डेफर्ड टैक्स असेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
अदर नॉन करंट असेट्स, यस और नो? एक अरे सर हुआ ना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म बोला क्या मैंने? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स। बट सर फिर भी तुमसे अच्छा था मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आपको मैं बता रहा हूँ वापस, आपका माइंड जो है ना उसको ट्रेन करो। एग्जाम में जिस तरीके से तुम यहाँ पर लड़खड़ा रहे हो ना, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे लड़खड़ाओगे, क्योंकि उसको टाइम गैप बहुत हो चुका होगा। फॉर्मेट कैसा चाहिए? अकाउंटेंट बन रहे तुम, खट खट फॉर्मेट आने को ना। आज माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे मालूम है तुम घाण करने वाले हो, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। आज कीड़े करके आए हो तुम, बोला था कल पढ़ के आना। अभी मैं कुछ पूछूंगा, ये कहाँ जाएगा, तुम मेरे पास ऐसे मैं क्या कर लूँगा यार? फॉर्मेट तुझे पढ़ना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ जाएगी तुझे याद करनी है। काम करा कर मैं लूँगा, ये मैंने वचन दिया था। नहीं करोगे तो फटके फिर अभी कल से। आज प्रेम से बात कर ली मैंने, आज लड़खड़ा रहे हो तुम। करंट असेट्स बताओ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश क्या है, फिर पहले स्टॉक, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। अच्छा मुझे बताओ, तुम में से कितने बच्चे पढ़कर नहीं है? झूठ नहीं बोलने का अपनी क्लास में कोई अंडी बंडी शंडी जो झूठ बोल रहा है? तुम पढ़ के आए हो तीनों लड़कियां? मुझे चेहरा देखकर तो लग नहीं रहा तुमको। क्या पढ़ गया? फॉर्मेट पढ़ गई? अच्छा फॉर्मेट, अच्छा पर याद नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा काम नहीं आएगा ना बेटा, पूरा आना चाहिए, समझे? लेट्स का बेटा जी, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा? पूरी क्लास लिखेगी, पूरी क्लास लिखेगी क्वेश्चन में। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में जाएगा, हाँ है ना? दूसरा कॉल्स इन अरियर्स, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में लेस, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स शेयर कैपिटल में से लेस होता है। लैंड पीपीई कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट नॉन करंट असेट। बिल्डिंग पीपीई, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पीपीई, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस जीआर, रिजर्व्स एंड सरप्लस पीएनएल, रिजर्व्स एंड सरप्लस लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड कहां जाएगा? एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग एसटीबी, शॉर्ट टर्म बोरिंग। ए झंडू नहीं, इन्वेंटरी जाएगा कहां? नहीं पर पीएनएल में जाएगा ना, चेंजेस इन इन्वेंटरी में जाएगा ना। आफ्टर बोला, वेरी गुड। सो ये एक्चुअली क्लोजिंग इन्वेंटरी है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट, करंट असेट, इन्वेंटरी। ए पुट्टे, अगला कौन सा है? रॉ मटेरियल, करंट असेट, इन्वेंटरी। बरोबर है क्या बेटा? एक्चुअली वो रॉ मटेरियल जो है ना, वो डॉट है इन्वेंटरी के आगे, मतलब इन्वेंटरी का रॉ मटेरियल, बराबर है ना? ट्रेड रिसीवेबल, करंट असेट, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांसेस, शॉर्ट टर्म डेबिट बैलेंस है, माने असेट है, कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट लाइबिलिटी कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अनपेड डिविडेंड, करंट लाइबिलिटी। मैं सुन रहा हूं, मैं नहीं बता रहा। अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हैप्पी। बैलेंस विथ बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हैप्पी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये जब आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो तो सिर्फ बैलेंस शीट टैली होना फायदेमंद नहीं है, उसके जो कुछ भी डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन है वो सब कुछ आपको सही से करने पड़ते हैं। सो बेटा जी पहला क्या लिखा है? 50,000 फुल्ली इक्विटी शेयर्स पेड और अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ लैंड। माने ये क्या हुआ कि हमारे पास कैश नहीं आई, हमने शेयर्स इशू किए फॉर लैंड। सो इसको क्या बोलेंगे हम? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड इन कैश, हैप्पी। सो बेटा जी ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये डिस्क्लोजर में जाएगा, इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, डिस्क्लोजर में जाएगा। कहां पर जाएगा? शेयर कैपिटल में। हम इसके एक नोट लिखेंगे, इज दैट ओके? नाउ द कॉस्ट ऑफ असेट्स वर, बेटा जी इसका डिस्क्लोजर कहां जाएगा?
पीपीई, जिन्होंने कल स्केड्यूल अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जब कभी भी हम पीपीई का स्केड्यूल बनाते हैं तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देनी पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस्ट 32 लाख है, बट बिल्डिंग यहां पर कितनी है बेटा जी? बिल्डिंग यहां पर है 30 लाख। आपको क्या समझ में आ रहा है? कॉस्ट 32 लाख और बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी है 30 लाख, सो 2 लाख क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डोंट यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हैप्पी? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें तो डब्ल्यूडीवी मिलता है। सो इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल फॉर 4,86,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये भी एजिंग है, एजिंग ऑफ डेटर्स। हैप्पी? आगे बेटा जी, बैलेंस विथ बैंक इंक्लूड 56,000 द नया बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो मतलब बैलेंस विथ बैंक लिखा ना हमने, तो उसके नीचे डिस्क्लोजर आएगा कि कितना पैसा शेड्यूल्ड बैंक के पास है और कितना पैसा नॉन शेड्यूल्ड बैंक के पास है। हैप्पी? आगे चलते हैं। लोन फ्रॉम पब्लिक कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज रीपेबल आफ्टर 3 years। ये दिख रहा है क्या? लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लॉन्ग टर्म है, उसकी पूर्ति हो गई। से यस। आगे बढ़ जाते। द बैलेंस ऑफ 26,30,000 इन द लोन अकाउंट विथ पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 1,34,000 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा? उस लोन में से इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, और इस पोर्शन को हमें कहां दिखाना पड़ेगा? विल हैव टू शो इट एज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी। We'll have to show it as a part of what? Other current liability। जब मैं क्वेश्चन में करूंगा तो आपको बताऊंगा। मतलब इसमें क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि लोन में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ भी है, लोन लॉन्ग टर्म होगा बट उसके ऊपर का इंटरेस्ट इज अ करंट लाइबिलिटी। हैप्पी? तो उसको बाइफरकेट करके दिखाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स अनसिक्योर्ड इंक्लूड्स लोन टेकन फ्रॉम निक्सेस बैंक, अमाउंट रीपेबल विद इन 1 year। पाप है ये। क्यों? ऊपर अपने को क्या बोला? अदर लॉन्ग टर्म लोन बोला ना ऐसा। अदर लॉन्ग टर्म लोन हम क्या सोचे थे? एलटीबी है, बट साला हमारे साथ नीचे झांसा हुई गवा। उस झांसे में क्या बोला है कि जो लोन फ्रॉम नया बैंक है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में 1,16,000, नहीं सॉरी, लोन फ्रॉम निक्सेस बैंक, अमाउंट रीपेबल विद इन 1 year बोला है। सो बेटा जी ये कहां चला जाएगा? आवाज नहीं आ रही यार। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मतलब लॉन्ग टर्म में से उतना माइनस करके हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में इसको ले आएंगे। अच्छा दूसरा वाला देख रहे हो आप, लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर, ये एक्चुअली ये वाला पोर्शन। अच्छा अरे कुछ गड़बड़ है क्या? ये अमाउंट रीपेबल विद इन 1 year, अच्छा 4,80,000 इधर है बेटा, आई एम सो सॉरी। ये बेटा इधर है ये फिगर, और ये इधर से इसको हटा देते हैं, सॉरी माफ करना मुझे। और लोन फ्रॉम डायरेक्टर इज 8,50,000। गुड़िया ऐसे ही है ना बेटा? आप मॉडल देखो, ऐसे ही है ना जैसे मैंने बताया। 4,80,000 कहाँ है? अच्छा ठीक है, बट ये 13,80,000 में से 4,80,000 है, तो आउटर कॉलम में भी लिखा है या इनर कॉलम में, ठीक है, बट समझ में आया। और लोन फ्रॉम डायरेक्टर, इसका भी क्या करेंगे राजा बेटा जी? डिस्क्लोजर। बिल्स रिसीवेबल फॉर 1,60,000 मैच्योरिंग ऑन 16 June 2021 हैज बीन डिस्काउंटेड। इसको लिख लो, ये क्या होती है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बेटा जी बैलेंस शीट के आउटर साइड में इसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का एक नोट बनता है। एग्रीड? आगे बढ़ते बेटा जी। शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूड्स लोन फ्रॉम नाया बैंक एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, कर लेंगे। ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जीआर हैज बीन प्रपोज्ड बाय बीओडी आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो बेटा जी इसकी एंट्री करेंगे हम P&L टू जीआर। बेटा जी मुझे बताओ P&L को कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलो यार। क्रेडिट। आप क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? P&L में क्या करोगे? लेस। जीआर को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट। तो जीआर में क्या होगा? ऐड। सो P&L में से लेस, जीआर में ऐड। ये एंट्री हुई। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड्स लूज टूल्स कॉस्टिंग 5 लाख which do not meet definition of PPE as per AS 10। सो बेटा जी अगर एज पर AS 10 वो PPE का डेफिनेशन मीटअप नहीं करते हैं, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री ओनली। यस और नो? कल अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इन्वेंट्री 4 प्रकार की, पहले मैंने RM का बता दिया, वर्क इन प्रोग्रेस बता दिया, फिनिश गुड्स बता दिया, स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा और एक होता है लूज टूल्स, जो AS 10 में फिक्स्ड एसेट के माफिक क्लासीफाई नहीं होंगे, तो वो कहां जाएंगे बेटा जी? इट विल गो इन इन्वेंट्री। So you are not required to give the previous year figure. You are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2021 under Part 1 Schedule 3.
मैं ऑनलाइन लाइव के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्वेरी अगर रीजनेबल और अच्छी आएगी तो मैं हैंडल करूँगा, क्योंकि मैं अभी लेक्चर जो ले रहा हूँ उसका कोई ताल्लुकात नहीं, ऊपर की जो क्वेरी आ रही है मैं आंसर कैसे करूँ उसका, क्योंकि मैं बाकी के बच्चों का टाइम पास करा दूंगा अगर मैं वो काम करता हूँ तो। ठीक है, तो कोशिश ये करिए आप कि जो क्वेरी पूछो मुझे रिलेटेड क्वेरी पूछो तो मैं आपका आंसर भी कर पाऊँ, क्योंकि मैं इसको मार्केटिंग के एंगल से नहीं कर रहा हूँ कि आपको खुश करने के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। तुम खुश हो नाराज़ हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए आया हूँ जो पास होना चाहते हैं और उसके मुताबिक ही काम करूँगा जो सही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्वेरीज हैंडल नहीं करूँगा जो भी बकवास रहेगी। आई हैव लर्नड द आर्ट ऑफ लॉट ऑफ पेशेंस थ्रू दिस यूट्यूब। अब तुम कुछ लिख लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बेटा जी अभी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि आपको एग्जाम में इसको स्पीड बढ़ाकर सॉल्व करने के लिए कैसे करना होता है, तो मैं आपको बताता हूं। पहले आपने लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, क्या डेट है बेटा जी, 31 मार्च 2021। ओके, अभी बैलेंस शीट में पहले आप ये फॉर्मेट बना लीजिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 1 और रुपीज। बेटा जी अब आपको जो फॉर्मेट बनाना है इसमें बड़ा सावधानी से कौन से आइटम को लेना है ये बहुत फोकस के साथ में आपको डिसाइड करना होता है। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बराबर है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अंडरलाइन कर कर इसमें फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर्स फंड। बेटा जब मैं शेयर होल्डर्स फंड लिख रहा हूं इसको अंडरलाइन करके लिखूंगा, ए शेयर कैपिटल, इसके नोट नंबर बनेगी बेटा जी 1। बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसकी नोट बनेगी 2। फिर सेकेंड लेवल पर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके कौन से आइटम्स है बेटा जी, पहला वाला आएगा ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर बेटा जी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हम नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, है ही नहीं। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ही नहीं, देख लो। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी वो भी नहीं है, चेक कर लो, हमने क्लासिफाई किया था, अगर आपने सही से क्लासिफाई किया तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको आज डीमेरिट बताता हूं, आपने जब क्लासिफाई किया तब मैंने आपको टोका नहीं, बट मैं जब फेस टू फेस क्लास में कराता हूं तो मैं क्या लिखना सिखाता था, NCLLTB ऐसे लिखाता था मैं, NCLLTB। फिर दूसरा क्या करते थे हम, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हम ऐसा पूरा लिखते थे। हमने कभी PPE नहीं लिखा, हमने वहां पर क्या लिखा, लॉन्ग टर्म नॉन करंट असेट PPE, उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई साहब PPE का एक नोट बनना है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अगर हमने सिर्फ लाइबिलिटी लिख दिया, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन बेकार हो गया। आपके दिमाग में अपने आप को ट्रेन करो, क्योंकि इधर की हेडिंग ये उस पर डिपेंडेंट होगी कि आपने कितना अच्छे से काम किया है उस क्वेश्चन पर, क्योंकि एक आध चीज छूट गई तुम्हारी इधर बनाने की तो बैंड बच जाएगी। सेफर साइड में हमेशा कोशिश करिएगा कि एक आध लाइन छोड़ देना अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। और फिर थर्ड लेवल पर हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज में अंडरलाइन कर कर फर्स्ट पॉइंट होता है, बताइए मुझे ऊपर से क्या आता है, बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बेटा जी मुझे देखकर बताइए शॉर्ट टर्म बोरिंग है क्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बरोबर है बेटा जी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का हम नोट बना देंगे 4। हर एक चीज का नोट बनाना जरूरी है, द आंसर इज नो। जो चीज डायरेक्टली वन लाइनर है उसका नोट नहीं बनेगा। फिफ्थ सॉरी बी पॉइंट क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद में ट्रेड पेएबल है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जितना मुझे याद आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चे और क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में याद है इंटरेस्ट अक्रूड, अनपेड डिविडेंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आएगी। सो राजा बेटा जी ये आपका स्केड्यूल बन जाता है 4 के बाद 5 6 7, ये टोटल। आगे बढ़े बेटा जी, अब हम लिखते हैं असेट्स। असेट्स के अंदर बेटा जी हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नॉन करंट असेट।
और नॉन करंट असेट के अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट ए में सब पॉइंट 1 ये बनता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका कौन सा शेड्यूल नंबर बनेगा? 8। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद में इंटेंजिबल है नहीं, राइट? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट भी नहीं है, फिर नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? मेरे बुक में तो छपा नहीं है, तुम्हारे बुक में छपा है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर नेक्स्ट है डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट भी नहीं है, डीटीए नहीं है, चेक कर लो। फिर उसके बाद में डी वाला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जरा जाके देखो लोन्स एंड एडवांसेस है क्या? एडवांसेस में शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। हैप्पी? चलो लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है, फिर अगला आइटम कौन सा है? अदर नॉन करंट असेट है ही नहीं कोई, बोलो हां। फिर भी सेफर साइड हम कुछ लाइनें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। 2 करंट असेट। करंट असेट्स में बेटा जी पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या? देखो नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर राजा बेटा जी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अरे यार शिट, बेटा एक गड़बड़ हो गई। ट्रेड पेबल मुझे लगता है अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, मेरे ध्यान से रह गया। 5 6, ये क्या बनेगा? 7। इन्वेंट्री क्या बनेगा? 8। ट्रेड रिसीवेबल 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 11। हैप्पी? ये हो जाने के बाद कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट के नीचे टोटल आने के बाद कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, ये अमाउंट लिखेंगे और नोट नंबर 12। आर वी हैप्पी सो फार? सो बेटा जी एक बार अपने आंसर को चेक कर लीजिए, क्या हमारा और उनका फॉर्मेट मैच हो रहा है क्या? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मतलब स्टेप नंबर 1 कितनी इंपॉर्टेंट है आपको आइडिया लग जाएगी। स्टेप नंबर 1 में आप अगर आकर देखेंगे तो ये देखो शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया, एलटीबी भी लिया है क्या? नॉन करंट लायबिलिटी में वो एक ही आइटम है। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या हमारा सीक्वेंस भी वैसे ही मैच हो रहा है क्या? अच्छा, अदर करंट लायबिलिटी शायद अपना नीचे आया होगा, हाँ नहीं, दैट इज ओके। ये अदर करंट लायबिलिटी अपन ने लिया है क्या? अच्छा कोई बात। उसके बाद में नीचे पीपी आया हमारा, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो क्या पूरा फॉर्मेट याद क्या बोलते हैं लॉजिकल क्लियर हो गया क्या? नाउ व्हाट वी डू इज वी से नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा एग्जाम में आप अगर इसका लाइन ड्रॉ कर नहीं करते हो तो भी ठीक है। जो मैंने जितने बच्चों के रैंकर्स के आंसर्स देखे जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, यूट्यूब और इसके ऊपर भी, उसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप एक सीक्वेंस में लिखते चले जाओगे तो ठीक है। सो बेटा जी हमारा नोट नंबर 1 होगा शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में बेटा जी मेरा फर्स्ट स्टेप आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ बाबू कितना आएगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या आपको दिया है क्या? नहीं, मेरे बुक में तो नहीं छपा है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेरे बुक्स में तो नहीं दिया है। सो क्या मैं लिख सकता हूं डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच बराबर है, एंड आई विल राइट डाउन डॉट डॉट डॉट, डबल अंडरलाइन कर दूंगा। फिर हम लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल।
हैप्पी? सो हमारा फिगर आएगा बेटा जी कितना है? आई विल राइट डाउन। कितने शेयर्स होंगे बेटा जी? 80 lakhs डिवाइड बाय 50। 80 lakhs डिवाइड बाय 50 कितना आ रहा है बेटा जी? सो कैन आई नॉट से 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच? बेटा ये नंबर देखेगा वो कितने अमाउंट आएगी बेटा जी? 80 lakhs इनर कॉलम में, क्योंकि बेटा जी मैंने हेडिंग क्या लिखी है? पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें से लेस करेंगे हम कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कितना फिगर आ जाएगा बेटा जी? 15,000। मेरा आउटर कॉलम में फिगर कितना जाएगा? 80 लाख माइनस 15,000, 79,85,000। हैप्पी? बेटा जी प्लीज टिक मार्क करिए शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1, सॉरी पॉइंट नंबर 1 एंड 2। बेटा जी दूसरा एडजस्टमेंट नंबर 1 को पढ़िए। एडजस्टमेंट नंबर 1 को पढ़िए। पढ़ा गया? सो अब हम इधर लिखेंगे आउट ऑफ अबव, आउट ऑफ अबव 50,000 इक्विटी शेयर्स issued for land or for issued for consideration not received in cash। और राजा बेटा जी आपकी टोटल आ जाएगी इधर कितना आएगा? 79,85,000। डू यू कॉपी दिस? 79,85,000। सो बेटा जी इसको खींच के कहां ले जाएंगे हम? नोट नंबर 1 के इस फिगर को ऊपर ले जाइए और क्या लिखिए? 79,85,000। कॉपी दैट। बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेट्स गो फॉर नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अंडरलाइन कर लीजिए इसको अच्छे से। रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम को ढूंढ के बताइए कौन से आइटम्स आपके पास है और उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन सी है, देख के बताइए मुझे। सो पहला वाला तो मुझे जो मिलता है ऊपर से वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा जी मैं इसको आउटर कॉलम में लेता हूं डायरेक्टली, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का मेरा फिगर है 15 lakhs। बेटा जी नेक्स्ट आइटम कौन सा है? जनरल रिजर्व। बेटा जी जनरल रिजर्व का फिगर मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्या आपको याद है क्यों? एडजस्टमेंट है। थर्ड पॉइंट मैंने एक लाइन छोड़कर लिखा। बेटा जी मेरा नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा जी मेरा फिगर आएगा 5,80,000। बेटा ये भी कहां आएगा? इनर कॉलम। आपसे बस इतना पूछ सकता हूं कि इसके रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट याद है क्या? कौन सी है? कौन सी वाली है? 10th है। तो 10th में क्या लिखा है? टिक मार्क करिए 10th को। ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जीआर। आपने एंट्री करी थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सो पी एंड एल अकाउंट को आपने किया था डेबिट, माने पी एंड एल से क्या होगा? लेस। सो हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू जीआर। कितना है बेटू जी? 35,000। ये नेगेटिव आएगा आउटर कॉलम में। 5,80,000 माइनस 35,000। The answer is 5,45,000। पुट्टे जीआर में क्या करेंगे? ऐड ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। कितना आएगा बेटा जी? 35,000। बेटा जी इसको आउटर कॉलम में खींचेंगे तो कितना आएगा? 9,41,000 प्लस 35,000 एंड द फिगर इज हाउ मच? 9,76,000। बेटा और कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो बाकी है हमारे को करने को? टोटल लीजिए फटाफट। अभी भी आप स्लो हो क्लास में, मुझे बोलने में शर्म नहीं है। ये 30,21,000। यू शुड बी वेरी फास्ट एंड अलर्ट इन सॉल्विंग कंपनी फाइनल अकाउंट। 30,21,000 का फिगर मैच हो रहा है क्या? सो बेटा जी इस फिगर को उठाकर ऊपर लिख देंगे 30,21,000। अब मेरे ससुरे रसगुल्ले, थर्ड पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि इसको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि कौन सा सिक्योर्ड है, कौन सा अनसिक्योर्ड है। इन सारी चीजों का क्लासिफिकेशन होता है। शांति से लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में हम बता देते हैं कि बेटा जी एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 ये उससे ताल्लुकात रखती है। एडजस्टमेंट नंबर 6 ये भी उससे ताल्लुकात रखती है।
और सेवेंथ ये भी ताल्लुकात किससे रखती है? लॉन्ग टर्म बोरिंग से। एग्रीड? सो राजा बेटा जी हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर अंडरलाइन करके देखेंगे सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में अगर ध्यान से देखेंगे सो बेटा जी मेरे पास पॉइंट नंबर 7 अनसिक्योर्ड के बारे में बात करता है, और पॉइंट नंबर 6 मेरे को यह बता रहा है द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड। जरा जाके चेक करिए कितने लोन है आपके पास। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन है क्या, और अदर लॉन्ग टर्म लोन है। सही है बेटा जी, और कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं। अब मैं आपसे छोटी सी विनती कर रहा हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि बेटा जी जो पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसका सिक्योर्ड लोन है, सो कैन आई नॉट से लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन? ठीक है, पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बेटा जी मैं इधर फिगर लिखना चाहूंगा, उसका फिगर है 26,30,000 माइनस 1,34,000। क्या आप रीजन बता सकते हो? वो इंटरेस्ट है। सो बेटा जी एक बार कैलकुलेटर पर ले लीजिए 26,30,000 माइनस 1,34,000 और मेरा फिगर कितना आएगा? 24,96,000। डू यू कॉपी दैट? बेटा जी उसी के नीचे हम लिखेंगे अनसिक्योर्ड बोरिंग्स, और अनसिक्योर्ड बोरिंग में ब्रेकअप देते हैं। सो बेटा जी लोन टेकन फ्रॉम निक्सिस बैंक, इसका अगर ब्रैकेट में मैं आपको फिगर बताऊं तो 13,80,000 माइनस मुझे करना पड़ेगा 4,80,000। बेटा जी 13,80,000 माइनस 4,80,000, बताइए मुझे कितना आएगा? 9 लाख। बेटा जी लोन फ्रॉम, एक सेकंड ना, 22,50,000 माइनस, बेटा लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर कितना बेटा जी? लोन फ्रॉम डायरेक्टर 8,50,000। बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं इसमें एक और हिडन एडजस्टमेंट है, आपके साथ धोखा हुआ है। ढूंढो, नहीं जिन बच्चों को नहीं क्लिक हुआ वो ढूंढेंगे, और कोई आंसर नहीं देखेगा। एक धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, कोई आंसर नहीं देखेगा, धोखा हुआ है। लॉजिक लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। ऑनलाइन के रसगुल्ले तुम बता सकते हो, तुम बताओ जल्दी से क्या धोखा हुआ है? बकवास बात कर रहा है। इंटरेस्ट होता तो बताते, वो लिख कर देते तुमको, कुछ भी बकवास कर रहा है। हुआ क्लिक? चलो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसका ही ब्रेकअप नीचे दिया होगा। एक बार कैलकुलेटर पर लो बेटा जी, अदर लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 22,50,000। लो कैलकुलेटर पर, 22,50,000 में से बेटा जी हमने कितने का अकाउंटिंग कर लिया? ये इधर देखो 13,80,000 कर दो, माइनस 13,80,000, ये उसके अंदर इंक्लूडेड था, माइनस 8,50,000। ये दो ही आइटम का ब्रेकअप दिया ना, कितना बच रहा है? अगर मैं सिर्फ यही दो ब्रेकअप लिख के आ जाऊंगा तो मेरा 20,000 से मैच नहीं होएगा। यस और नो? सो बेटा जी इधर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये अनसिक्योर्ड का ब्रेकअप तो दिया है, जिसका ब्रेकअप नहीं दिया वो अदर्स है, और ये अदर्स बैलेंसिंग फिगर है 20,000। क्लियर हुआ? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 20,000। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी है बेटा जी। लॉन्ग टर्म बोरिंग निकालो अभी कितना है? 24,96,000 प्लस 9 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 20,000, कितना आ रहा है बेटा जी टोटल? 42,66,000। टेक अप द टोटल 42,66,000। बेटा किसी को क्लास में क्वेरी इसके बारे में, तो हमेशा क्या करना कि जब भी किसी चीज का ब्रेकअप दिया हो तो टोटल कर कर देखना। ऐसा सेम एडजस्टमेंट सेम क्वेश्चन में दोबारा है, सेम एडजस्टमेंट इसी क्वेश्चन में दोबारा है, तो आपको फिगर आउट करना है इस बार, है ना? गड़बड़ मत करना। 42 लाख कितना लिख दो बेटा जी इधर? 42,66,000। बेटा जी अगला आइटम है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। आइए आप मेरे साथ फोर्थ पॉइंट बनाइए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स।
बेटा जी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आएगा? चलिए मैं पहले आपको बता दूं कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम थे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स डायरेक्टली दिया हुआ है 4,60,000 और कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग क्रेडिट बैलेंस मुझे नहीं दिया हुआ है। बट जब मैं इधर जाता हूं तो एडजस्टमेंट नंबर 7th का एक पार्ट उससे रिलेटेड है, 7th का एक पार्ट उससे रिलेटेड है, फिर 9th शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इंक्लूडेड है और लोन फ्रॉम बोरिंग्स भी इंक्लूडेड है। बेटा जी एक सेकंड मुझे बताइए, वो जो एडजस्टमेंट मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि सिमिलर एडजस्टमेंट है, क्या वो सिमिलर एडजस्टमेंट इसके लिए एप्लीकेबल है क्या? मुझे देखकर बताइए। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपकी 4,60,000 है, मेरा आंसर आ गया, आप मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है आपके हिसाब से। ठीक है, बाकी के बच्चे आप सोचो, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आई हैव गॉट द होल टाइम ऑन दिस अर्थ। $2,40,000, अफसोस से आंसर गलत है। Others 2,96,000. Avni, very good. Keep up the good work. 2,96,000. I'll explain you how. बेटा जी शॉर्ट टर्म बोरिंग में पहला हमारा काम आएगा सिक्योर्ड। बेटा जी सिक्योर्ड को अंडरलाइन कर कर मैं लिखूंगा। सिक्योर्ड में कोई है क्या? क्या है? हाँ सॉरी, लोन फ्रॉम नया बैंक, तिजाइला नया है बट सिक्योरिटी ले रहा है, 1,16,000 अनसिक्योर्ड। सो बेटा जी हम लिखेंगे लोन फ्रॉम निक्सिस बैंक। बेटा जी इसका फिगर जो था वो 4,80,000 था। फिर उसके बाद में लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, बेटा जी इसका अमाउंट आएगा 48,000। और बेटा जी अनसिक्योर्ड में हम लिखेंगे अदर्स, ये फिगर आएगा 2,96,000। ये इंपॉर्टेंट है। सो बेटा जी अगर हम टोटल ले ले तो कितनी आ जाएगी? 1,16,000 प्लस 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 2,96,000, हमारा फिगर कितना आ जाएगा बेटा जी? 9,40,000। डू यू कॉपी दिस? सो बेटा जी 9,40,000 हम कहां डाल देंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग में। रसगुल्ले बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम विच वी आर एक्सपेक्टेड टू सी? अच्छा, इसके अंदर जो आंसर है, गुड़िया एक सेकंड सुनना, मॉड्यूल में जो लोन फ्रॉम निक्सिस बैंक है वो कहां पे क्लासिफाई किया? शॉर्ट टर्म बोरिंग में किया है कि अदर करंट लाइबिलिटी में? मॉड्यूल में तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितना आ रहा है देख के बताइए। वो 9,40,000 आ रहा है या 4,60,000 आ रहा है? हाँ अच्छा, अभी वो चीज़ चेंज हो गई है, तो देयर इज अ चेंज। पहले जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का 1 साल के भीतर भीतर पेमेंट होता था वो अदर करंट लाइबिलिटी में जाता था पहले, बट अब वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाता है। शैल आई रिपीट इट अगेन? पहले क्या होता था, वो कहां जाता था? अदर करंट लाइबिलिटी में जाता था। अब कहां जाता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो ये जो यहां पर क्लासिफाई किया गया है ना, ये बिल्कुल सही है। मॉड्यूल में चेंज हो गया क्या? तुम्हारे इसमें चेंज हो गया? हाँ ठीक है, सॉरी। मतलब मेरे मॉड्यूल में अगर मैं बताऊंगा, पुरानी है मेरे पास, तो उसके अंदर फिगर अलग है। तो बट अभी तुमको पता चला गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग का जो हिस्सा अगले 1 साल में पे करना होता है, इट इज क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग ओनली। तो इसके पीछे का जो आंसर है ना, जिनको प्रिंटेड मिला है मेरा टेक्स्ट बुक, उसके अंदर जो आंसर है वो पुराना वाला है, इट इज नॉट द लेटेस्ट आंसर। ऑलराइट, 940 लिख दे बेटा। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद में कौन सा आइटम है नेक्स्ट? ओ मैं तो भूल गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 9,40,000। ट्रेड पेबल बेटा डायरेक्ट लिख देंगे, एक ही आइटम है 8,13,000। ओ सही है क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाओ, 5th वन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा मैंने पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा ना ऊपर, सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेटा जी मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। कितना है बेटा जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? 3,80,000। बेटा जी आई टेक अप द टोटल एंड राइट डाउन 3,80,000। कैन आई टेक द क्लासिफिकेशन अप?
3,80,000. Then other current liabilities. Other current liabilities. क्या लिखेंगे? अनपेड डिविडेंड, बताओ कितना है? 70,000. इज देयर एनी अदर आइटम इन अदर करंट लाइबिलिटी? कौन है? हाँ, वो इंटरेस्ट है ना, सॉरी मेरे से इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है 1,34,000. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, बोल बेटा कितना है? 1,34,000. टेक अप द टोटल. $2,04,000. बेटा जी अदर करंट लाइबिलिटी को 2,04,000 लिख दू क्या? सो 2,04,000. बेटा जी अगला आइटम है अभी पीपीई. आर वी रेडी? सो 7th है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्लांट एंड इक्विपमेंट. बेटा जी हमें इसका डिस्क्लोजर कुछ इस तरीके से देना होगा. पर्टिकुलर्स, फिर कॉस्ट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर डब्ल्यूडीवी. बेटा जी डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, इसमें बैलेंसिंग फिगर होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो बेटा जी पर्टिकुलर्स में हम पहला वाला आइटम कौन सा लिखते हैं? बिल्डिंग. ओ पहले लैंड था क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने क्वेश्चन से नहीं किया. आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. पहला लैंड है. बेटा जी लैंड का फिगर है 25 लाख. उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता तो बुक वैल्यू भी 25 लाख ही है. फिर लैंड के बाद में नेक्स्ट है बिल्डिंग. बेटा जी बिल्डिंग का अमाउंट है 30 लाख बुक वैल्यू में, और ओरिजिनल कॉस्ट नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 में है 32 लाख. सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 2 लाख है. फिर प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी 24 लाख बुक वैल्यू है. 24 लाख बुक वैल्यू है. बेटा जी अगर हम जाए तो प्लांट एंड मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट है 30 लाख. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 6 लाख. फर्नीचर एंड फिक्चर्स, सो फर्नीचर एंड फिक्चर्स का 13 लाख इज बुक वैल्यू. ओरिजिनल कॉस्ट इज 16,50,000. सो 3,50,000 इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. नाउ बेटा जी 25 लाख प्लस 32 लाख plus 30 lakh plus 16,50,000. My answer is 1,03,50,000. Accumulated 8 और 3 11,50,000. क्या बोल रहे भाई? It is 92 lakh. बेटा जी अभी हम कौन सा फिगर ऊपर लेके जाएंगे ड्रैग करके? 92 लाख. सो 92 लाख को लिख दीजिए पीपी 92 लाख. हैप्पी. इन्वेंट्री, आर वी रेडी? इन्वेंट्रीज. एंड इन्वेंट्रीज में बेटा जी हम पहले लिखेंगे फिनिश गुड्स. बोलो बेटा कितना है? 45 लाख. फिर रॉ मटेरियल, आप टिक मार्क कर रहे हो ना जैसे जैसे आइटम हो रहा है. 13 लाख. फिर रॉ मटेरियल के बाद में और एक इन्वेंट्री थी अगर आपको याद होगा तो. हाँ अच्छा, तो ये 45 लाख को 40 लाख करेंगे
क्योंकि उन्होंने क्या बोला, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड्स लूज टूल्स, सो लूज टूल्स इधर आएगा 5 लाख। हैप्पी? सो बेटा जी हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 45 प्लस 13 लाख, हाँ 53 लाख क्या? ओ साहेब तुमचं चुकलंय, तुम्ही बघा तिकडे फिनिश गुड्स क्या लिखा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड्स। सो बेटा जी 45 लैक्स नहीं ले सकते फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना, 58 होगा, 58 हो रहा है, होती जाएगा। हाँ बट ठीक है, 45 लैक्स जो है, 45 लैक्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 45 लैक्स? क्योंकि फिनिश गुड्स इंक्लूड्स, उसका सिर्फ ब्रेकअप देना था हमें, और वो कितना आ जाएगा, 58 लाख। सो बेटा जी इन्वेंट्री लिख लीजिए 58 लाख। बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल, बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट नंबर है ओके 4,86,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 months। सो आई विल राइट डाउन ड्यू फॉर मोर देन 6 months। बेटा जी एडजस्टमेंट नंबर 3 है ये, 4,86,000। बेटा जी अब दूसरा एक काम करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टोटल है 17,50,000। बेटा जितना मुझे याद है ट्रेड रिसीवेबल पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये लिखेंगे अदर्स 12,64,000। कबूल है? बोलो कितना आएगा, 17,50,000। सही है क्या बाबू? सो ट्रेड रिसीवेबल विल बी 17,50,000। $17,50,000 लिखा। बेटा जी फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा जी इसमें है कैश इन हैंड, कितना है बेटा जी कैश इन हैंड, 70,000। फिर कैश विथ बैंक या बैलेंस विथ बैंक, कैश विथ बैंक गलत लिख दिया मैंने, बैलेंस विथ बैंक होना चाहिए था। कैश विथ बैंक में बेटा जी अगर हम जाकर पढ़े, सो बेटा जी हम लिखेंगे शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का बेटा जी मुझे दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 4 में, इट इज 56,000, और मुझे टोटल बैंक बैलेंस दिया 4,14,000 माइनस 56,000, तो मुझे मिल जाएगा 3,58,000 विथ शेड्यूल्ड बैंक। तो बेटा जी अगर मैं इसकी टोटल लूं तो कितनी आएगी, 4,84,000। बेटा जी 4,84,000 ये हमने इधर लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हैप्पी? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बेटा जी एडवांसेस कितना है, और कोई आइटम बेटा इसमें, यह आ गया 3,75,000। शैल वी टेक इट अप? बेटा जी एक बार चेक करके बताओ मुझे सारे आइटम टिकमार्क हो गए क्या? एक आइटम जो मेरे पास रहता है बिल डिस्काउंटेड, वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में लिख देंगे, और वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में आइटम है 1,60,000। इसका नोट लिखना है तो लिख दीजिए आप जाके, 1,60,000 का नोट लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। चलिए टोटल लीजिए बेटा जी, 79,85,000 प्लस 30,21,000 प्लस 42,66,000 प्लस 9,40,000 प्लस 8,13,000 प्लस 3,80,000 प्लस 2,04,000। काय उत्तर येत आहे? 1 करोड़। अच्छा तुम्हारा आ रहा है क्या 1 करोड़? मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी। 1,76,09,000 और
असेट साइड का भी आ रहा है कि देखो, नहीं आ रहा है? मैचिंग, ऑनलाइन के रसगुल्ले, मैचिंग क्या? अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं एकदम सिंपल, और क्या लगता है तुमको, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एंड लेट मी गिव यू माय आंसर, तुमको नहीं आ रहा था, क्योंकि जितने टाइम में हमने सॉल्व किया, ये पास होने की तैयारी नहीं, फेल होने की तैयारी है। बेटा मेरे को क्लास में प्रॉब्लम है, और हर क्लास में यही प्रॉब्लम रहेगी कि इसको बहुत लंबा टाइम लेकर कोई भी फैकल्टी सॉल्व करेगा, क्योंकि उनको सभी बच्चों को एक साथ लेके जाना होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप इसको गिवन टाइम में करें। सो अगर मान लो ये 15 मार्क के लिए आए, तो 15 इंटू 1.8, 27 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाना चाहिए विथ ऑल दिस डिस्क्लोजर्स। क्वेश्चन आना चाहिए क्या? मैं बोल रहा हूँ इससे बच ही नहीं सकते आप कंपनी फाइनल अकाउंट से। आप ग्रुप 2 में जाओगे उधर फंसोगे, बोनस शेयर में जाओगे उधर फंसोगे, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में जाओगे उधर फंसोगे, फंसना तय है, इससे छुटकारा नहीं है। बेहतर है कि इसके प्रैक्टिस कर इसको परफेक्ट बना लिया जाए। मैं आज फिर आपको अपील करूंगा कि बेटा जी दोनों ग्रुप मिलाकर ये आपको 50 से 60 मार्क आराम से दे देंगे अगर आप इसको पक्का बनाते हो। सो बैलेंस शीट को अच्छे से करिए, P&L अकाउंट को अच्छे से करिए, इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। मैं पागल नहीं है, रिवीजन बैच में इतना प्रैक्टिस करके धीरे धीरे कराए, येड़ा थोड़ी नहीं, और इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, पागल नहीं है मैं। आई एम डूइंग इट इन द रिवीजन बैच फॉर द सिंपल रीजन दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू गेट एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स, नॉट इन वन टॉपिक। क्योंकि क्या हुआ कि ये वीक हुआ तो समझ लेना कि ग्रुप 2 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी वीक, कंसोलिडेशन भी वीक, अमालगमेशन भी वीक, राइट, अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फॉर्म भी वीक, इधर बोनस शेयर वीक, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर वीक। तुमको लगता है कि तुमको आता है, नहीं आता है, क्योंकि उस केस में तुम्हारा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं धोखा खाएगा ही खाएगा। एक आधी एडजस्टमेंट वो इधर से उधर कहीं फेर देगा, चेंज कर देगा, तुम एग्जाम में उसमें बोल्ड होके आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये वाली चीज़ नहीं आती है। तो इसको परफेक्ट बनाओगे, आशा करता हूँ पूरी क्लास को समझ में आ गया। तो मेरे मुताबिक आपको अभी तक ये परफेक्ट नहीं आता है, आपको इस पर स्पीड पर बहुत ज़्यादा काम करना है और फास्ट करना है। चलिए अभी मैंने कौन से क्वेश्चंस आपको लिख कर दिए थे मेरे सीक्वेंस में, सो इसमें से कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा जी? 14th MCMR, ये अभी हमने 14 किया। अच्छा, अभी आप आइए, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया था, यो 20 20 थोड़ा सा हल्का सा एडवांस्ड है उसके कंपैरिजन में, बट हो जाएगा। आर वी रेडी फॉर जुलाई 21 क्वेश्चन? अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको हेल्प कर दूं तो चल जाएगा? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के पास। सो ये जुलाई 21 का क्वेश्चन है। Good. The following is the trial balance of H Limited as on 31st March 2021. स्पीड बहुत हो रही है बेटा, ये स्लो था बेटा, मैं बहुत स्लो था। मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर नहीं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 20 जुलाई 21 में आया था ये। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा बेटा जी? शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, बराबर है, ये 1 हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, ये भी 1 में ही जाएगा। 9% डिबेंचर, ये नॉन करंट लाइबिलिटी, LTB, ये नोट नंबर 2 बन जाएगी, एक एग्जाम्पल, नोट नंबर 2 या 3 बन जाएगी। GR नॉन करंट, सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नोट नंबर 2 बन जाएगा। फिर शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 बन जाएगा। सेल्स शिट कहां जाएगा?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट, इसका नोट नंबर 9 लिख सकते हैं अभी। ट्रेड पेबल कहां जाएगा? करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये नॉन करंट असेट लेस फ्रॉम पीपीई। सस्पेंस अकाउंट किधर नहीं जाता रहता, इसका एडजस्टमेंट दिया रहेगा, पढ़ते। लैंड एट कॉस्ट नॉन करंट असेट पीपीई। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट असेट पीपीई। ये बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट, राइट, ट्रेड रिसीवेबल में बेटा इन्वेंट्री, जरा एक बार ट्रायल बैलेंस की डेट देख लेते, 31 मार्च 2021। सो बेटा जी इन्वेंट्रीज विल गो वेयर चेंजेस इन इन्वेंट्री। कुची कुची कु मेरे रसगुल्ले एकदम प्यारे प्यारे, क्योंकि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री विल गो इन चेंजेस इन इन्वेंट्री। अगर ये आरएम हुआ तो कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम्ड, एग्रीड। अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड रहा तो चेंजेस इन इन्वेंट्री। आगे बैंक, क्या क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज करंट असेट। बेटा जी एडजस्टेड परचेसेस क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग रॉन्ग हुई थी, ये गलत है। क्योंकि एडजस्टेड परचेसेस का मैंने फाउंडेशन में आपको फॉर्मूला सिखाया था, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अगर ये एडजस्टेड परचेसेस है तो फिर साला इन्वेंट्री कैसे क्या आ गया, और वो भी ओपनिंग। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री भी है और एडजस्टेड परचेसेस भी है, ये मुमकिन नहीं है। सो बेटा जी ये परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा। ये कहां जाएगा? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, समझे क्या? फैक्ट्री एक्सपेंसेस राजा बेटा जी ये जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। एडमिन एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। सेलिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। ए झेंपिया डिवेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, हैप्पी। ए रसगुल्ले, गुडविल कहां जाएगा? इंटेंजिबल असेट्स, से एस इंटेंजिबल असेट्स में जाएगा गुडविल। डू यू कॉपी दिस बॉयज एंड गर्ल्स? The authorized capital of the company consists of 5,006% preference shares of 100 each and 10,000 equity shares of 100 each. ये कहाँ जाएगा? Disclosure. Okay. Issued capital as on 1st April 2020 stood at 7,20,000. That is 6,000 shares fully paid and 2,000 shares 60 paid. These are the two different class of shares. मतलब हमारा जो पेड अप कैपिटल है वो कितना आएगा बेटा जी? 6,000 इंटू 100 कर कर देखो, नहीं सॉरी ना बराबर है 2,000, 6,000 इंटू 100 कितना आएगा बेटा जी? 6 लाख। एम प्लस 2,000 इंटू 60 इज इक्वल टू एम प्लस मेमोरी रिकवर कितना आ रहा है? 7,20,000। यहां तक हुआ क्या? नाउ द डायरेक्टर्स मेड अ कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर 2020। कॉल करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो बेटा जी कितना आ जाएगा? 2,000 इंटू 40 बरोबर है क्या? 80,000 80,000 इसकी एंट्री हो गई होगी, इसकी एंट्री हो गई होगी तो शेयर कैपिटल में 80,000 बढ़ गया होगा, हाँ या ना? फिर आगे a shareholder could not pay the call on 100 shares and his shares were forfeited. Welcome to foundation. And his shares were forfeited मतलब हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 10,000 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 इंटू 60 6,000 टू कॉल्स इन अरियर्स या टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना आ जाएगा बेटा जी? 4,000 100 इंटू 40। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये इधर पढ़ा भी नहीं जाता, ये इधर पढ़ाया भी नहीं जाता, कहां पढ़ाया जाता है? फाउंडेशन में। अगला वाला बात, सच ही शेयर्स वर देन फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो बेटा जी उसके बाद में और एक एंट्री होगी इधर कैश ऑब्लिक बैंक कितना आएगा बेटा जी? 100 इंटू 90 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 100 और एक एंट्री आएगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 100 इंटू
50, बिल्कुल सही, क्योंकि 60 का बैलेंस था उसमें, बोला हाँ या नहीं। सो बेटा जी ये 9000, ये 1000 और ये 10000। अभी तक सर कुछ नहीं हुआ, हमने सिर्फ एंट्री करी है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से किसका किसका इफेक्ट गया हुआ है, ठीक है। वैसे मेरी बात मानो तो शेयर कैपिटल आपका हो जाना चाहिए 8000 इंटू 100। मैं इसका फाइनल इफेक्ट बता रहा हूं, शेयर कैपिटल हो जाना चाहिए 8000 इंटू 100। मैं टाइम लूंगा, अभी फास्ट नहीं करने का कोई सेंस नहीं है। 8 लाख होना चाहिए। तुम पूछोगे क्यों, देखो मैं स्टोरी बताता हूं पूरी। मेरे पास 6000 शेयर फुल्ली पेड अप है, मेरे पास 2000 शेयर्स पार्टली पेड अप थे। मैंने उनसे कॉल मंगाया, उसको फोरफिट किया, फोरफिट करके वापस री इश्यू कर दिया। सो फाइनली मेरे पास फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने होने चाहिए, 8000 इंटू 100, 8 लाख होना चाहिए, हाँ या नहीं। मेरे को और एक जो चीज समझ में आ रही है, मेरा सीआर में जाना चाहिए फिगर 5000, एग्रीड। मेरा कैपिटल रिजर्व में फिगर जाना चाहिए 5000। मुझे यह भी लगता है कि बेटा जी ये सारी एंट्रीज हो चुकी है, तो बैंक में मुझे कोई इंपैक्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट सारा एडजस्टेड होगा। मुझे सिर्फ पहले ये 2 चीजें चेक कर लेनी पड़ेगी, क्या ये चीजें ट्रायल बैलेंस में सही है क्या। तो मैं ऊपर भागते दौड़ते गया, ट्रायल बैलेंस को पूछा, हे ट्रायल बैलेंस तुम कितने के हो। ट्रायल बैलेंस येड़ा बोलता मैं 8,05,000 हूं। मतलब तुम्हें पता है कि क्या हुआ था, 5000 सीआर में ट्रांसफर करना अभी तक रह गया है। साथ ही साथ आपको और एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सारे इफेक्ट जो भी कैश बैंक में जाने चाहिए थे वो चले गए, क्योंकि जब वो हमारा ये जो अमाउंट था नीचे, वो कितना था, 7,20,000 था ना पहले। 7,20,000 का अगर 8 लाख बन गया, मतलब शेयर कैपिटल में इफेक्ट गया है, तो कॉमन सेंस से कैश बैंक में भी इफेक्ट जा चुका है। सो कैन आई नॉट से मेरी एंट्रीज का शेयर कैपिटल का फिगर मुझे मिल गया, शेयर फॉरफीचर का भी इफेक्ट मुझे मिल गया, 5000 सीआर में जाएगा, फाइनल कॉल रिवर्स हो जाएगा, कैश बैंक में इफेक्ट जा चुका, शेयर फॉरफीचर का भी मिल गया। बस बेटा जी मेरे पास फाइनली कितने आइटम मिले, इसमें से 2, शेयर कैपिटल और सीआर। शेयर कैपिटल कितना लिखा, 8,05,000, उसमें से कितना लेस होगा 5000, और कैपिटल रिजर्व में जाएगा कितना 5000। कॉपी दिस। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो। आई नो थोड़ा फास्ट हुआ, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो इसमें। अरे समझा क्या ये, बोल क्या बोल रहा था तू, बोलना, मेरे से भी बात करने क्या है, मैं कितना अकेला बोर होता हूँ इधर पर, बोलना। बहुत दिन बाद मिला है, जा बैठ जा फिर गोदी में जाके उसके, क्या इतना क्या है, जा जा बाद में मिल लेगा, हाँ अकेले में करना बेटा, मैं भी यही बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं राजा बेटा जी, अगला आइटम कौन सा है। हर्षदा बोल रही है क्लियर है, वेरी गुड हर्षदा। बेटा जी on 31st March 2021 the directors declared a dividend of 5% on equity shares। बेटा जी ये नोट्स में लिखोगे, डिविडेंड नाउ प्रपोज्ड। ये बेटा वर्ड डिक्लेयर्ड बोला है क्या, हाँ नहीं, फिर तो ये डिविडेंड पेएबल की एंट्री होगी, प्रपोज नहीं, आई एम सॉरी। प्रपोज अलग और मैरिज अलग है। मैरिज मतलब रजिस्टर होता है वो, प्रपोज मतलब कुछ नहीं, टाइम पास है, वो नोट्स में लिख देते हैं। सो राजा बेटा जी डिक्लेयर्ड वर्ड है, मेरे हिसाब से इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, और P&L अकाउंट में से क्या हो जाएगा ये आइटम लेस, और डिविडेंड पेएबल चला जाएगा बेटा जी अदर करंट लायबिलिटी। P&L टू डिविडेंड पेएबल, हमें ये भी देखना पड़ेगा इन्होंने क्या किया है, P&L टू डिविडेंड पेएबल, समझा क्या बाबू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पैसा कब मंगाया बेटा जी आपने इनसे, नहीं इनसे पैसा कब मंगाया आपने, 1 अक्टूबर को हमने पैसा मंगाया था, हाँ या नहीं। बेटा मेरे हिसाब से प्रपोज्ड ही होना चाहिए यार, आई थिंक इट हैज़ टू बी प्रपोज्ड। ये कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, न्यू इट इज़ नॉट प्रपोज्ड, इट इज़ फाइनल डिविडेंड है, ठीक है। अच्छा है भाई, आगे बढ़ जाए क्या। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विशेष टू रीवैल्यू द लैंड एट 36 lakhs। बेटा जी एंट्री क्या होगी, लैंड बढ़ रही है कम हो रही बेटा, लैंड 24 लाख है बेटा, एंट्री बताओ। लैंड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व, बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व कहां जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लैंड में क्या करेंगे ऐड,
आगे बढ़ जाते हैं 1 2 3 नाउ 4 सस्पेंस अकाउंट ऑफ 40,000 रिप्रेजेंट्स amount received for sale of some of the machinery on 1/4/20. The cost of the machinery was 1 lakh and the accumulated depreciation thereon being 30,000. Depreciation is to be provided on plant and machinery at 10% on cost and amortize 1/5 of the goodwill. So बेटा जी सस्पेंस अकाउंट की हम एंट्री कर लेते हैं. जब पीपीई को सेल करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? कैश ऑब्लिक बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसका रिवर्स हो जाता है. हाँ या नहीं? सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है बेटा जी उसका? 30,000 बराबर है क्या? सो एक्यूमुलेटेड 30,000 है. फिर कैश ऑब्लिक बैंक कितना आएगा? वो सस्पेंस अकाउंट में 40,000 दिख रहा वही है ना. और प्लांट एंड मशीनरी ससुरे कितना है? 1 लाख. मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस ऑन सेल कितना बेटा? ये एंट्री समझ में है क्या बेटा? अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि जिसकी कॉस्ट 1 लाख है और जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 है, सो 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 उसकी बुक वैल्यू है और उसको 40,000 में आपने बेचा तो आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ? लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? 30,000. सो बेटा जी जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री आए तो क्या करना है? एक्यूमुलेटेड को क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट कर दो. कैश आ रहा है तो कैश को क्या कर दो? डेबिट. और पीए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज प्लांट एंड मशीनरी को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. उसको क्या कर दो? क्रेडिट. क्या ये एंट्री समझ में आई क्या? उस ससुरे ने क्या कर दिया? उसको झेपा ही नहीं क्या करने का. उस पुट्टे ने कर दी कैश ऑब्लिक बैंक 40,000 टू सस्पेंस. से यस. देखो आपके ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस ही है. सो मैं आपसे प्रश्न पूछूं क्या करना पड़ेगा? अभी इसकी पूरी रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे होगी. लॉस, फिर लॉस ऑन सेल, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर सस्पेंस. कैश किसको रिप्लेस कर देगा? सस्पेंस एंड टू प्लांट एंड मशीनरी. इज दैट ओके? तो इसकी फाइनल एंट्री में सिर्फ कैश ऑब्लिक बैंक और सस्पेंस अकाउंट को जाके देखो क्रेडिट बैलेंस ही है क्या? तो अगर डेबिट हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा क्या? सस्पेंस हुआ किधर है तू? हाँ ये रहा क्रेडिट बैलेंस. समझ में आया? सो ये एंट्री जिसको लिख कर लेनी लिख कर ले लो एक बार. लॉस ऑन सेल, accumulated depreciation, cash oblique bank to plant and machinery. वेरी गुड. मस्त पढ़ाई की है ऑनलाइन लाइव बच्चों. सही में बता रहा हूं, खाली पुकड़ तारीफ नहीं कर रहा हूं. आगे क्या बेटा जी? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट. टेंशन मत लो, जो सेल हुआ है वो 1/4/20 को हुआ है. हाँ नहीं? 1/4/20 को हुआ मतलब जो भी WDV रहेगा सेल के बाद में प्लांट एंड मशीनरी का उस पर 10% कर देंगे क्योंकि ये बिगिनिंग में ही सेल हो गया था. हैप्पी. और लास्ट में बेटा जी अमोर्टाइज 1/5 ऑफ द गुडविल. आई थिंक इट इज वेरी सिंपल. वहां से निकालेंगे और P&L अकाउंट में कहां डाल देंगे? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन अभी रीड करने में जितना मुश्किल था उससे और ज़्यादा मुश्किल है जब आप इसको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे. सो मैं आपसे एक ट्रिक दे रहा हूँ कि क्या करना होता है. पहले आपको इसकी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है. ये देखो पहले बैलेंस शीट बनती है और फिर आपका क्या बनता है? P&L. मेरे पास समय कम है इसकी वजह से मैं इसमें डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट पहले क्या बनता है? बैलेंस शीट और फिर क्या बनता है? P&L. अभी आप मुझे बस इधर क्वेश्चन को आप फील करते रहो और मैं आपको हर चीज़ को इसको अगले 10 से 12 मिनट में इसको करा के आपको भेज दूंगा घर पर. आप मुझे बताओ नोट्स किसके हेडिंग क्या क्या बनेगी आप मुझे बताओ. पहले शेयर कैपिटल आएगा, वो टिक मार्क किया, हमें दिखाऊंगा नहीं. शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब अपने आप अंदर ही बोलते रहो. नेक्स्ट आइटम कौन सा आना चाहिए आपके हिसाब से? इधर देख के बोले तुम लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला आइटम बता मेरे को कौन सा है. साले मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा. तुम बोल रहे हो डिबेंचर क्रेडिट बैलेंस है क्या? सो 9% डिबेंचर बनेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग. अगला आइटम कौन सा बेटा जी? DTL है नहीं. लॉन्ग टर्म प्रोविजन है क्या? चेक कर लो. और अदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी है नहीं. फिर बेटा जी करंट लाइबिलिटी में कौन से बनेंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है क्या? शॉर्ट टर्म बोरिंग है क्या? ट्रेड पेबल है क्या? सो ट्रेड पेबल बनेगा. ये ट्रेड पेबल का भी आपको समझ में आए. और कौन है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है. कौन सा है? मेरे बुक में तो नहीं छपा. अबे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है गाउटी. हाँ तू इधर प्रोविजन का बता. तू ज्यादा ज्ञान मत पेल हमको समझ में आ रहा है. हाँ बताओ मुझे कौन सा? फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है. अदर करंट लाइबिलिटी है क्या? है. अदर करंट लाइबिलिटी ढूंढ के बताओ कौन सी है. मुझे याद नहीं आ रही है. हाँ
डिविडेंड पेबल, तो अदर करंट लाइबिलिटी। तो बेटा जी स्टेप नंबर 1 है कि आपको हेडिंग लाइबिलिटी की आइडेंटिफाई करते आई। नेक्स्ट आइटम बताओ मुझे, असेट साइड में क्या आएगा पहले? पीपी। पीपी आएगा क्या? ये आया पीपी। फिर इंटेंजिबल भी आएगा, गुडविल है। फिर पीपी के बाद में क्या होता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अरे सड़े हुए बच्चों, सड़े हुए मुर्गो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर डीटीए नहीं है, लोन्स एंड एडवांस नहीं है, अदर नॉन करंट असेट नहीं है, फिर करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फिर इन्वेंट्री, फिर ये इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल है क्या? है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या? है। फिर अदर करंट असेट्स है क्या? कोई नहीं है, इल्ले। देख लो रे, क्वेश्चन नहीं देख रहे तुम। कितने बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है? कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहना बेटा, कोई टेंशन थोड़ी ना है। इस अटेम्प्ट के बाद और अगला अटेम्प्ट आ जाएगा, उसके बाद में और एक अगला अटेम्प्ट आ जाएगा, उसमें क्या है प्रॉब्लम? बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ो। अरे विद्वान हो तुम, खुद को कम मत समझो, बिल्कुल आराम से कर लोगे तुम। बेस्ट है, बेस्ट। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे पागल लोगों, कोई इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी। और जिस चीज़ के लिए तुम आज रो रहे हो ना, ये हमारे ज़माने में बहुत फालतू प्रॉब्लम थी। तुमको कल बताया था मैं कि कहाँ से कैसे पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद में तुमको नोट्स अरेंज कर कर नहीं आने को हो रहा। और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम के क्वेश्चंस, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं कल से रिवीजन बैच लूँगा, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम के क्वेश्चन लेता नहीं हूँ। अच्छा चलो, एक तुमको चीज़ पूछता हूँ, थोड़ा सा हार्श वे में पूछता हूँ, तो शायद तब समझ में। तुमने अभी तक क्या क्या चीज़ें फ्री की है? क्या क्या चीज़ें फ्री में तुमने बांटी है, बताओ तो। बताओ क्या क्या बांटा है। तो ये अपेक्षा हमसे क्यों है कि हम नोट्स को प्रिंट कर कर दे जो जो कराएंगे? फ्री बैच इज अ फ्री बैच, यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड। क्यों नहीं आए प्रिपेयर होके? बोला था कल कौन से नोट्स लगेंगे। पुराने बैच थे क्या आपके? एडिशनल बुकलेट मिली थी उस समय, उतने भी पुराने नहीं हो तुम। इसके साथ एडिशनल बुकलेट मिलती है। हाँ, वो कहाँ है? बेस्ट है। अभी अगला आइटम कौन सा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल्स है क्या? अदर इनकम नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, एग्रीड। बेटा जी आप मुझे बताओ कौन सी चीज है? हाँ सर, मामा बनाने वाले हैं लोग, मामा बनने वाले हैं लोग। ये चलो जल्दी से बताओ, अगला आइटम कौन सा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, फिर अदर इनकम तो नहीं है, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर नेक्स्ट यार शिट, इसमें डोंट टेल मी, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया ना अपने को। ये गुड़िया एक बार, अच्छा जुलाई 21 का पेपर, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी इस पेपर में। हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाप रे, जस्ट गिव मी अ व्हाइल, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ICI, हाँ जुलाई 21। नहीं मेरे टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इधर है, ये देख लेने दे बस। मार्च 2020, दिवा फिर स्टार मार्क करके, दिस शुड हैव बीन गिवन एज 31 मार्च 2021। दिस वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। मेरी गलती नहीं है, मैंने क्लासीफाई बराबर कराया था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो प्रिंटिंग मिस्टेक माने क्या? ये जो इधर है ना बेटा, कहाँ गए, ये 2021 है। अगर ये 2021 है तो बताओ कहाँ जाएगा?
क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर तो हमारा ये क्लासिफिकेशन चेंजेस इन इन्वेंट्री के जगह पे कहाँ चला जाएगा? इन्वेंट्री, हाँ है ना। और एडजस्टेड परचेसेस जहाँ है वहीं पे जाएगा। तो बेटा जी पी एंड एल अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद में क्या आ गया आपका? परचेसेस एडजस्टेड, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। और मैं आपको सिर्फ बता दूं अदर एक्सपेंसेस में आपको क्लासिफाई करना होगा लॉस ऑन सेल 30,000 जो आपने निकाला था। अब मेरी आपसे दरख्वास्त क्या बेटा, मेरे पास समय कम है, सो क्या आप इन सभी आइटम्स को अभी मैं करवा भी लेता तुमसे यहाँ पर टिक मार्क करके, या तो तुम एक कोई कुछ चीज़ ओपन कर लो, एक एक आइटम मुझे बताओ कहाँ जाएगा क्वेश्चन देखकर, तो फिर मैं तुमको बताऊँ कि ये वहीं पर गया। तुम ऐसे आंसर नहीं देते तो मैं क्या करूँ, मैं अकेले से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। क्या करने वाले तुम अभी? सॉल्व करने वाले हो मेरे साथ में? सॉल्व मतलब कैसे? तुम क्वेश्चन तुम्हारे पास चाहिए है, क्वेश्चन नहीं है, नहीं भी निकाल सकते है ना, बेस्ट है, दिस इज ग्रेट एटीट्यूड। तू निकाल जल्दी से फिर। अभी क्वेश्चन सबके पास हो सकता है, किसके पास क्वेश्चन नहीं है? तुम मोबाइल में देख, कहीं पर भी देख, मोबाइल में और चीजें देखता है, इससे अच्छा ये देख। हाँ इसी के लिए लिया है मोबाइल, गुड बेटा गुड। अभी बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड में। तो बेटा जी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आपका फिगर 8 लाख का जाना चाहिए, उसमें ऑथराइज जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा। स्वीकार है? सो बेटा जी मैं आंसर दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए। पहले ऑथराइज लिखना है, ये लिख चुके होंगे हम, और इशूड सब्सक्राइब 5 लाख और 8,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100 कितना? 8 लाख। से यस। ए बाबू वो 5,000 किधर गया? कैपिटल रिजर्व। तो कुल मिलाकर ये फिगर तो मिल गया। अब अच्छा बताओ अभी रिजर्व एंड सरप्लस में आपके हिसाब से कौन से आइटम आने चाहिए जो आपने पढ़कर बताया? जीआर कितना फिगर है? 40 लैक्स। ये कैपिटल रिजर्व पहले 5,000 आ गया, जीआर 40 लाख, और कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बेटा जी? 72,000 है ना। करंट ईयर का प्रॉफिट अभी तक आना बाकी है। रीवैल्यूएशन रिजर्व एडजस्टमेंट हमने करी थी नीचे, थर्ड। तो बेटा जी वो कितना है? 12 लाख। क्या मैं मान सकता हूं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आपको समझ में आया? अब इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा। अच्छा डिविडेंड कितना है एक बार कोशिश कर लेते बेटा जी। आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिए बिना क्या हम इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे सकते हैं क्या? सो 5 लाख इंटू 6%, 30,000 एम प्लस 8 लाख इंटू कितना परसेंट डिविडेंड का बात हुआ डिक्लेयर? कितना बता रहा है? 5%। एम प्लस मेमोरी रिकवर कितना आ रहा है बेटू? 70,000 का डिविडेंड है क्या? मुझे देख लेने दो, देख लेने दो। हाँ 70,000 डिविडेंड है, दिख रहा है क्या? ये इसका कैलकुलेशन बता दूं इधर कैसे है? 5 लाख इंटू 6% प्लस 8 लाख इंटू 5%, ये 70,000। बेटा जी इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। डिविडेंड पेएबल में जाएगा क्या? किधर है अदर करंट लाइबिलिटी? ये प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड, ये 70,000। क्लियर? चलिए राजा बेटा जी अब हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट पेंडिंग है, बाकी हम कर लेंगे। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड डिबेंचर से क्या चेक करके बताओ मुझे। देखो देखो क्वेश्चन में कितना है? 4 लाख। बेटा एक काम करो कैलकुलेटर पर लो, 4 लाख इंटू 9%, 36,000। बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट जाके ढूंढो कितना है? ट्रायल बैलेंस में देखो लास्ट सेकंड आइटम 36,000। तो क्या इससे यह साबित होता है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है? क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? फिर ट्रेड पेबल जरा जाके ढूंढो, ट्रेड पेबल कितना है? मेरे हिसाब से 10,40,000 है, ये भी टिक मार्क हो गया। फिर बेटा जी डिविडेंड पेबल तो हमने ऑलरेडी कराई दिया है। पीपी बेटा लैंड दे जाके देखो कितना है? 24 लाख। उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 लाख। क्लियर है क्या बेटा जी? फिर अगला आइटम कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी कितना है? कितना कितना कितना? लो कैलकुलेटर पर लो, 7,70,000। बेटा इसमें से कितना बेच दिया हमने? 1 लाख कॉस्ट पे माइनस होगा। सो क्या बेटा जी मैं प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 6,70,000 मानू क्या? बेटा जी अभी तक का मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? जरा कैलकुलेटर पर लीजिए वापस। 1,72,000। उसमें से पुरानी वाली एसेट का एक्यूमुलेटेड कितना था? पुरानी वाली एसेट का एक्यूमुलेटेड कितना था? 30,000 है क्या? सो बेटा जी ये कितना हो गया? 1,42,000 लास्ट ईयर का बचा हुआ है, 142 लास्ट ईयर का। सुनो बेटा जी उन्होंने डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है? कॉस्ट पर या डब्ल्यूडीवी पर? पढ़िए, कॉस्ट पर या डब्ल्यूडीवी पर?
कॉस्ट पर, तो 6,70,000 इंटू 10%, 67,000 क्या? सो बेटा जी हमारा जो प्रोविजन होगा वो ओपनिंग 142 है और करंट ईयर का कितना है 67,000। सो बेटा जी 142 और 67,000 कितना आएगा 2,09,000 माइनस मारो 6,70,000 कितना आएगा पिल्लुड़िया 4,61,000। हैप्पी ओ बाबा समझे क्या ये? पहले हमने उसमें से ओसी में से ओसी माइनस किया 1 लाख, प्रोविजन में से प्रोविजन माइनस किया, से यस और नो, और फिर राजा बेटा जी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल कर एक्यूमुलेटेड में ऐड कर दिया। कितना फिगर है बेटा जी 4,61,000। अरे तुम हो तो फिर किस बात का डर है? तो भाई पीपी के बाद में कौन सा है नेक्स्ट आइटम आपका बैलेंस शीट में? ट्रेड रिसीवेबल। कोई एजिंग दिया क्या ट्रेड रिसीवेबल का? डायरेक्ट लिखेंगे फिर अपन भी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का कोई नोट नहीं, ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं रे, फिर इन्वेंट्री होगा ना। अरे पहले इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल कितना है गुडविल 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 12,50,000 ओ 12,50,000 डिवाइड बाय 5 2,50,000 इधर आएगा 10 लाख, बरोबर है क्या? ये देख लो ये 12,50,000 माइनस 2,50,000 10 लाख, बरोबर है क्या बेटा जी? ये शेड्यूल नंबर 7 तक तो हम आ गए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक थे। इन्वेंट्री जरा जाके ढूंढो बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री डायरेक्ट दिया है कितना है 9,50,000। बेटा जी फिर ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है 19,60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया है 2,30,900। हैप्पी बेटा तुमको एक बात बताऊंगा, गरीब से गरीब बच्चा ये करके आएगा, असेट साइड पता चल गई उससे ये पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना होगा। हाँ बैलेंसिंग फिगर, गरीब बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो ये तो करके आएगा। पी एंड एल अकाउंट में क्या आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा सेल्स। ये पी एंड एल कहां बनाए बे? ये पी एंड एल कहां है? हाँ ये रहा 60 लाख है क्या? कोई एडजस्टमेंट? परचेसेस एडजस्टेड डायरेक्टली दिया 22,32,100 है क्या? फिनेंस कॉस्ट 36,000 दे रखा है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन लेना है 2,50,000, याद है? सो बेटा जी आपका डेप्रिसिएशन बताता हूं 67,000 प्लस लीजिए 2,50,000 अमोर्टाइजेशन 3,17,000 कबूल है? हाँ 3,17,000। फिर अदर एक्सपेंसेस, बेटा अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाँ नहीं, और फिर बेटा जी लॉस ये हमने ऑलरेडी टिक कर लिया था 32,30,000, ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। पी एंड एल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस से वो जाएगा बैलेंस शीट में और फिर वो क्लोज हो जाएगा। क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आओगे? सो आज का होमवर्क ले जाइए और देखते हैं। बेटा मुझे पता है कि आपको ये हैवी जा रहा होगा। देखो रिवीजन बैच का मकसद क्या था कि आपको उसमें मैं चालना लाकर रख दूं, आपको भागने की आदत करा दूं। तो अभी जाहिर सी बात है कि तुम घर पर बैठे रहते ना तो डायरेक्टली कंपनी फाइनल अकाउंट में इस लेवल पर नहीं पहुंचते कि जुलाई 21 एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊं, नहीं पहुंचते। मैं बता रहा हूं ना तुमको, वो डेरिंग नहीं आती थी। सो जुलाई 21 का क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए, ठीक है? फिर और एक कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा अभी तक अपना? MCMR 14 हो गया ना, ये सॉल्व हो गया। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे कल इसका आंसर्स लगेंगे, सॉफ्ट कॉपी लगेगी मुझे। क्वेश्चन नंबर 26 इज एग्जैक्टली सेम ऑफ व्हाट यू हैव डन इन, नहीं नॉट एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन नंबर 26 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 26 इज होमवर्क। Question 26, this was asked in RTP May 22. फिर just give me a while. I want you all to solve MCMR 6 and 7. MCMR 6 and 7. अच्छा MCMR 6 मैं आपको बता दूं, दिस वाज RTP November 19 and 7th question was
आरटीपी मई 2019। सर मैं आपको बता रहा हूँ फेल नहीं होंगे, जो मैं बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन करके आ जाना, और बाद में नहीं होएगा, बाद में इतना खतरनाक बैकलॉग बनेगा और ऐसी स्पीड खतरनाक बढ़ जाएगी बाकी के बच्चों की, जो 4 प्रॉब्लम करके आएंगे वो तुम्हारे जैसे नहीं रहेंगे। ये 4 क्वेश्चन को कैसे करना, साम दाम दंड भेद करके आना, तो कल 20 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी कर पाओगे। अच्छा इसमें अगर मान लो पूरा नहीं हो पाए, क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके। एक 10-15 मार्क अगर नहीं कर पाए, क्या बोलते 3-4 एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, दैट्स फाइन, बट हम फिर भी 80-90% आगे आ गए हैं। अब जो 10-15 चीज मार्क्स के या जो 10-15% की बात है, जो एडजस्टमेंट हमको नहीं जमी, वो कल मैं करा दूंगा। सो कौन से क्वेश्चन एक बार याद बताओगे मुझे? एम से एम आर 6, 7, फिर 26 एंड 20 तो बेटा सॉल्व हो गया। कल मेरे को इन तीनों के आंसर लगेंगे और तीनों के आंसर पीडीएफ बना के आना, सो दैट टाइम पास ना हो। ऑनलाइन लाइव वालों तुम भी पीडीएफ बना के आना। सो जैसे ही आप पीडीएफ बनाओगे, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सेंड दैट पीडीएफ ऑन द ग्रुप विच वी हैव फॉर्म्ड। उस ग्रुप में मैं आपके आंसर चेक भी करूंगा रैंडमली और आपको बताऊंगा कि आपकी मिस्टेक्स कहां पर कैसे होती है। सो इट वुड बी रियल टाइम एक्सपीरियंस। इज दैट ओके? क्या हुआ? ग्रुप कौन सा बेटा जी? लिंक दी जाती है, या अभी मैं तो आपको तो ऐड करवा ही दूंगा इधर, तो उस लिंक से ऐड हो जाना, ठीक है? प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज।